आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम के बारे में। क्या टेडबीएफ को एक ट्रूली स्टेल्थ फाइटर में कन्वर्ट किया जा रहा है? क्या टेडबीएफ में अब हमें इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी? और क्या भारतीय नौसेना का विजन 2047 रोड मैप जो है, इसके अंतर्गत स्टेल्थ टेडबीएफ को भी जगह दी गई है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इस पे अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और टेडबीएफ की जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पर पर्दा उठ चुका है। दरअसल इस समय भारतीय नौसेना के लिए जितने इंपॉर्टेंट राफेल एम है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर हैं। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर एरो इंडिया में हमें कुछ स्केल मॉडल देखने को मिले, जहां पर इनकी जो बड़ी फायर पावर है उसका तो हमें अंदाजा हो गया, लेकिन एक प्रश्न भी आया कि क्या भविष्य में जो नेवल टेडबीएफ हैं, इनके हमें स्टेल्थ वेरिएंट देखने को मिलेंगे? इस पर बात करते हुए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय नौसेना के लिए ये जो एयरक्राफ्ट है, इसका डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे लगातार बढ़ रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसे हम 5th जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट की श्रेणी में ही क्लासिफाइड करेंगे और आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट इन्हीं एयरक्राफ्ट से पूरी होगी। स्टेटमेंट ऐसे समय पर आई है जब कुछ अभी हाल ही में रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि एक ट्रू 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना के लिए कंसीडर किया जा सकता है, जो कि उनके विजन 2047 रोड मैप का अहम हिस्सा होने वाला है। और इसके बाद से कंसर्न लगातार उठ रहे थे, लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के ऑफिशियल ने इस पर बात करते हुए कहा कि हमारा जो पूर्व में निर्धारित प्रोग्राम है, हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं और इस समय ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का जो प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू है, यानी पीडीआर जो है, ये काम इस पे चल रहा है, जो कि 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके आगे बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जैसे ही 2025 में इसका प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू यानी पीडीआर स्टेज कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद इसमें सीडीआर पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल हम यहाँ पर किसी प्रकार की जो संभावित डिले है, इसको दूर करना चाहते हैं और इसके लिए फिलहाल हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करने नहीं वाले हैं। और हाँ, उन्होंने एक बात और भी कही कि बहुत सारे एडवांस फीचर्स को लेकर जो चर्चा हो रही है, जहां पर इसमें इंटरनल वेपन बे को इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लेम पूरी तरीके से निराधार है। प्रोग्राम को मोमेंटम मिल चुका है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसी प्रयास में है कि जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है, इसको 2026 तक पूरा कर लिया जाए। और इस समय हम डिजाइन स्टेज के मध्य में हैं और उनको इस बात की उम्मीद है कि जो पीडीआर है, ये बहुत जल्दी कंप्लीट होगी और जो की स्पेसिफिकेशंस है, इनको लॉक कर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है, जो कि हैवी पेलोड, इंड्योरेंस है और कैरियर ऑपरेशन है, और इसी को ध्यान में रखकर हम इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं। जैसे ही सीडीआर कंप्लीट होता है, तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा हमें फंड्स अप्रूव कर दिए जाएंगे और हम यहाँ पर जो अलग अलग प्रोटोटाइप्स है वो बनाएंगे और इनमें हमें 14,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने यह भी कहा कि क्या ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में वाकई आपको इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसा हमारी तरफ से निर्णय नहीं लिया गया है कि हम इसमें इंटरनल वेपन बे को इंटीग्रेट करें। और यहाँ पर सबसे खास बात तो ये है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक काफ़ी बढ़िया तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तो फिलहाल टेडबीएफ को फुली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अगर हमें ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी तो टेक्निकली ये फिजिबल तो है, लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा रीडिज़ाइन करनी पड़ेगी और इसमें 70 to लेकर 80% जो है, 70 to 80% जो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर है, ये अल्टर करना पड़ेगा। और सबसे खास बात तो ये है कि अगर हमने इंटरनल वेपन बे के बारे में सोचा भी, तो हमें एयर फ्रेम पर फिर से काम करना पड़ेगा, एवियोनिक्स लेआउट पर काम करना पड़ेगा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना पड़ेगा और निस्संदेह ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है और भारतीय नौसेना के पास फिलहाल तो इतना समय नहीं है कि वो इतना लंबा वेट कर सके। इसलिए हम ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर कोई भी इस समय ऐसा काम नहीं करने वाले जिससे कि ये प्रोग्राम और ज़्यादा लंबा खिंच जाए। उन्होंने कहा एक बार जब ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। फिलहाल इंटरनल वेपन बे हमारा गोल भी नहीं है कि हम टेडबीएफ में उसको इनकॉर्पोरेट करें। उनका स्टैंस इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। एक प्रोग्रामेटिक अप्रोच जो है या एक फिक्स प्रोग्राम के अंतर्गत जो अप्रोच है, वो हमें देखने को मिल रही है और सिर्फ प्रैक्टिकल फीचर्स को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर निस्संदेह भारत का एक काफ़ी कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि एक कैनाड डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट होने वाला है। ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में ये हमें देखने को मिलेगा। इसका फ्रंटल सेक्शन निस्संदेह काफ़ी ज़्यादा स्टेल्दी होगा, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होगा।
वहीं जो कैनार्ड्स है वो इसे एडिशनल लिफ्ट जनरेट करने में मदद करेंगी, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड करने और वहां से टेक ऑफ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसकी लो स्पीड जो मैनूवर कैपेबिलिटी है उसको भी काफी इंप्रूव करेंगी। एयरक्राफ्ट को इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि ये 2 घंटे से ज्यादा की जो लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन है उसको पूरा कर सके। इसकी जो स्ट्राइक रेंज होगी वो अप्रोक्सीमेटली 400 नॉटिकल माइल्स से भी ज्यादा होने वाली है और इसका मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड तकरीबन 55,000 फीट का होने वाला है। इसको पावर करने के लिए इनिशियली 2 जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन कंसीडर किए जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि जब भारत का खुद का 110 किलोटन का इंजन तैयार हो जाएगा तो फिर इंजन स्वैपिंग भी हमें देखने को मिल सकती है और एक ज्यादा पावरफुल इंजन इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि F414 के 98 किलोटन थ्रस्ट मार्क को ऊपर क्रॉस करेगा और हमारी रिक्वायरमेंट को और अच्छे से पूरा करेगा। एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम स्पीड है ये मैक 1.8 की होने वाली है और ये +8 से -3 तक की जो जी लिमिट है उसको विथस्टैंड कर सकता है। अब अगर हम मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट की बात करें तो इसका जो मैक्स ऑल ऑफ वेट होने वाला है वो तकरीबन 26 टन होने वाला है और इसकी एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी काफी मैसिव है, क्योंकि इसकी एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी 7.6 टन की है, जो कि तेजस मार्क 2 से भी ज्यादा की है और इसमें हमें 12 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के वेपन और पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। अब अगर हम इसके अनफोल्डेड विंग स्पैन की बात करें तो वो 11.6 मीटर का है, वहीं इसका फोल्डेड विंग स्पैन 8.3 मीटर का होने वाला है। इसका विंग एरिया 53.5 स्क्वायर मीटर्स का होने वाला है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होने वाले हैं। एयरक्राफ्ट की अगर हम लेंथ की बात करें तो एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल लेंथ है वो तकरीबन 17 मीटर्स की होने वाली है, वहीं इसकी जो हाइट है वो 5.65 मीटर्स की होने वाली है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में एक एक्सेप्शनल नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जो कि मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन से अचीव करी जाएगी और इसमें एडवांस सेंसर्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार होने वाले हैं, जो कि इसकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी को काफी इनहांस करेंगे। वहीं इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी हमें देखने को मिलेगा और एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेंगे। हथियारों की बात करें तो इस पे भारत में विकसित किए गए लगभग सारे हथियार हमें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स होंगी, यानी कि अस्त्र मार्क 1 जिसकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर की है, अस्त्र मार्क 2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर तक की है, वहीं गांडीव मिसाइल जिसको हम अस्त्र मार्क 3 के नाम से जानेंगे, जो कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFTR पावर्ड मिसाइल होने वाली है, उसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होने वाली है। वहीं अपने साथ ये रुद्रम मार्क 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसी जो मिसाइल्स हैं उनको भी कैरी कर पाएगा, जिससे कि इसके एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी एक्सेप्शनल होगी। ऑन पेपर ये राफेल के जो फ्यूचर के वेरिएंट है उनसे भी काफी ज्यादा पावरफुल नजर आता है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज है जो हमें कंसीडर करनी होगी, वो है प्रैक्टिकलिटी। हम सिर्फ ऑन पेपर एस्पेक्ट पे बात नहीं कर सकते जब तक हमें प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो देखने को ना मिले, और हम आशा करते हैं कि अब जो टाइमलाइन यहाँ प्रपोज करी गई है उस पर पूरी तरीके से जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो बनी रहे, ताकि भारतीय नौसेना को ये एयरक्राफ्ट मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।